नमस्कार, मैं मिथिलेश सैनी हिंदी सागर में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम गद्य खंड के द्वितीय अध्याय बाल गोविंद भगत का अध्ययन करेंगे। बाल गोविंद भगत रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया है। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर नामक गांव में हुआ था। ये एक बहुत ही अच्छे साहित्यकार और पत्रकार थे। बचपन में ही इनके माता पिता का निधन हो गया था, तो इसलिए इनका जीवन बहुत ही अभाव में और बहुत ही कठिनाईपूर्वक बीता। इनका जन्म 1899 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1968 में हुई। यह पाठ एक रेखा चित्र है और इस पाठ के माध्यम से लेखक ने एक गृहस्थ सन्यासी के जीवन का चित्रण किया है। बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ भी थे और सन्यासी भी थे। गृहस्थ व्यक्ति वो होता है जो अपने परिवार का निर्वाह करता है, मोह माया के बंधन में जकड़ा हुआ होता है, और सन्यासी वो होता है जो मोह माया के बंधन से दूर होता है। उसको अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से कुछ लेना देना नहीं होता है। लेकिन बाल गोविंद भगत सन्यासी भी थे और गृहस्थ भी थे। एक ऐसे ही व्यक्ति की कहानी है और इसमें कुछ सामाजिक रीति रिवाजों का खंडन किया गया है, कुछ चली आ रही परंपराओं का, सड़ी गली रूढ़िवादिताओं का खंडन किया गया है। बाल गोविंद भगत को एक अटल निर्णय लेने में सक्षम दिखाया गया है और इस रेखा चित्र के माध्यम से ग्रामीण संस्कृति की भी झांकी हमें दिखाई गई है, कुछ सजीव झांकी हमें दिखाई गई है। तो आइए करते हैं इस पाठ का अध्ययन। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। मंझोले मतलब ना ज्यादा लंबे ना ज्यादा छोटे, 60 से ऊपर के होंगे। बाल पक गए थे मतलब सफेद हो गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो रखते नहीं थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। कनफटी टोपी मतलब जैसे कि जो कि कान से थोड़ा ऊपर की होती है और जो कबीर पंथी जो लोग होते हैं वो लगाते हैं। जब जाड़ा आता, जाड़ा मतलब सर्दी आती, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। कमली मतलब कंबल ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। एक रामानंदी चंदन लगाते थे, जो रामानंद की परंपरा के अनुसार जैसे चंदन लगाया जाता उस तरह से चंदन लगाते थे। गले में तुलसी के जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। साधु क्या होता है? जो घर गृहस्थी के कामों से मुक्त होता है। और गृहस्थ कौन होता है? जो अपने घर की का निर्वाह करके चलता है, अपने परिवार की देखभाल करके चलता है, उसे गृहस्थ कहा जाता है। तो ये क्या थे? इनके जो गुण थे वो तो साधु की तरह थे, इनका रहन सहन साधु की तरह था, लेकिन ये थे गृहस्थ, परिवार में रहते थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं। गृहिणी मतलब उनकी पत्नी। ये सब कौन कह रहा है? लेखक कह रहा है कि उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोह को मैंने देखा है। पतोह मतलब पुत्र वधू। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते। खरा व्यवहार मतलब बिल्कुल साफ सच्चा व्यवहार करते थे। अगर जो बात कहनी है सामने वो कहनी है। किसी से भी दो टुक बात करने में संकोच नहीं करते। जो उनके मन में होता था वो सामने से कह देते थे, चाहे सामने वालों को बुरा लगे या फिर अच्छा लगे या बुरा लगे। ना किसी से खाम खा झगड़ा मोल लेते। खाम खा मतलब बिना वजह के। किसी की चीज नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कुतूहल मतलब जिज्ञासा होती, उत्सुकता होती कि ऐसा कैसे कर सकते हैं वो। कभी वे दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लादकर उसे साहब के दरबार में ले जाते
जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। 4 कोस मतलब लगभग 8 मील 12 किलोमीटर के आसपास। एक कबीर पंथी से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजारा चलाते। क्या करते वो कि जो कुछ भी उनके खेत में पैदा होता था उसको ले जा करके वो जो कबीर साहब का मठ था, जो उनका दरबार था, वहाँ दे आते थे और वहाँ से जो भी प्रसाद के रूप में उन्हें मिलता, जितना भी मिलता, वो लेकर के घर आ जाते और फिर उसी से अपने परिवार का गुजारा चलाते थे। तो इस तरह के उनके विचार थे। इन सबसे ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते हैं, कभी कभार ही मिलने को मिलते हैं। इतना बढ़िया गाते थे वो। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। कबीर के वो पद ऐसे गाते थे कि जैसे कि वो सजीव हो उठे हैं। सजीव मतलब जीवित हो उठे हैं। आषाढ़ की रिमझिम है। आषाढ़ मतलब एक हिंदी महीने का नाम है आषाढ़, जो जून जुलाई अंग्रेजी के अनुसार माना जाता है और उसी को जून जुलाई का जो महीना होता है उसी को आषाढ़ मानते हैं हिंदी के अनुसार। आषाढ़ की रिमझिम मतलब आषाढ़ महीने में पानी बरस रहा है। समूचा मतलब पूरा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। क्या होता था कि समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। समूचा गांव मतलब पूरा गांव जो है खेतों में आ गया है। क्यों आ गया है? वो इसलिए क्योंकि बरसात होती थी। गर्मी की बहुत ज़्यादा गर्मी से जब लोग व्याकुल हो जाते थे तो बारिश जब आती है तो लोग बागों में उत्साह आ जाता है, तो बहुत ही खुश होते थे। और उस समय धान की खेती की रोपनी होती थी। तो जब पूरे खेत जो है बारिश के पानी से भर जाते थे तो लोग बाग जो है वो धान लगाने के लिए खेतों में आ जाते थे। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। कलेवा मतलब सुबह का नाश्ता, उसको कलेवा कहा जाता है। तो वो लेकर के वो मेड़ पर बैठी हैं। मेड़ मतलब जो एक खेत को क्यारियों में बांट देती है, छोटी छोटी डॉल टाइप जो बनती है, उन्हें मेड़ कहा जाता है। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। पुरवाई मतलब पूरब से आने वाली हवा। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या, यह कौन है, यह पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथेड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। क्या कर रहे थे बाल गोविंद भगत? पूरा शरीर उनका कीचड़ में था और वो रोपनी कर रहे थे, धान की रोपाई कर रहे थे। धान के एक एक पौधे को पंक्तिबद्ध तरीके से लगा रहे थे। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। जब वो उनके संगीत को सुनते थे तो बच्चे झूम उठते थे। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का ये संगीत है, यह जादू। बाल गोविंद भगत का ये संगीत जो था वो एक जादू की तरह लोगों के सिर चढ़कर बोलता था। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, भादो मतलब अगस्त माह, अगस्त और सितंबर के बीच का समय है ये। तो भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अधरतिया मतलब आधी रात का समय है। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार, झिल्ली क्या है? एक बरसात का कीड़ा होता है जिसे झींगरी भी कहते हैं। तो वो बोल रही है दादुरों की टर, दादुर मतलब मेंढक, मेंढक की टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खिजड़ी डिम्मक डिम्मक बज रही है। खिजड़ी जो एक ढपली टाइप होता है, एक वाद्य यंत्र, उससे थोड़ा छोटा होता है ढपली से, उसे खिजड़ी बोलते हैं। तो डिम्मक डिम्मक बज रही है, उस समय से डिम्मक डिम्मक की आवाज़ आ रही है। और वे गा रहे हैं, गोदी में पियावा, चमक उठे सखियाँ, चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है।
चमक उठती है, चीख उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तंभता में सोया हुआ है। निस्तंभता मतलब सन्नाटे में, सब मग्न होकर सो रहे हैं, सन्नाटा छाया हुआ चारों ओर। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया नहीं, कार्तिक आया नहीं, कार्तिक मतलब नवंबर का महीना। तो कार्तिक आया नहीं यानी कि नवंबर का महीना आता है कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई। प्रभातियाँ होती हैं सुबह सुबह, हल्की हल्की ठंड होती है और सुबह सुबह कुछ लोग जो होते हैं वो गाते हुए निकलते हैं, भजन गाते हुए निकलते हैं, उसे प्रभातियाँ बोलते हैं। तो बाल गोविंद भगत भी ऐसे ही प्रभातियाँ गाते हुए जाते थे, जो फागुन तक चला करती थी। फागुन मतलब जिस समय फागुन का महीना था, मार्च तक चलती थी, जब तक ठंड रहती थी। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते। गांव से जो 2 मील दूर था, वहां से नहा धोकर लौटते तो गांव के बाहरी पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खिचड़ी लेकर बैठते। पोखरा मतलब एक तालाब, और ऊंचे भिंडा, उसके ऊपर उसके पास ही ऊंचा टीला था। भिंडा मतलब टीला, उस पर अपनी खिचड़ी मतलब वही ढपली टाइप लेकर बैठते और अपने गाने टेरने लगते। टेरने मतलब सुनाने लगते, जोर जोर से गाने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। मैं मतलब लेखक कह रहा है कि मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। माघ मतलब दिसंबर की जब ठंड होती है बहुत ज़्यादा और जिस समय दांत अपना आप ही किटकिटाने लगते हैं, उस समय की भोर थी। भोर मतलब सुबह सुबह का समय। उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। लेखक उस समय सो नहीं पाया। उनका इतना प्यारा संगीत चल रहा था कि वो उठ करके इतनी ठंड में पोखरे पर चला गया, तालाब तक चला गया। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। आसमान के तारों के दीपक मतलब आसमान में अभी तारे टिमटिमा रहे थे सुबह के समय। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी। लोही मतलब जो सूर्य उगने से पहले उसकी लालिमा होती है, उसको लोही बोला जाता है। तो पूरब में जो है वो हल्की हल्की लालिमा आने लगी थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर सब पर कुहासा छा गया था। कुहासा मतलब कोहरा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। आवृत मतलब जैसे ढक गया हो, रहस्य से ढका हुआ हो। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खिचड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी अंगुलियां खिचड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, सुरूर मतलब नशे में आ जाते, इतने आतुर हो जाते कि उत्तेजित हो उठते, कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े में कपकपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते थे। उनके मस्तक मतलब जो उनके माथे पर, श्रम बिंदु मतलब पसीने की बूंदें। गाते गाते उनके माथे पर पसीने की बूंदें आ जाती थी और वो एक मोती की तरह चमकती थी। गर्मियों में उनकी संझा कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। संझा मतलब शाम को कहा गया, साय समय को, कि शाम के समय जब उमस भरी, बहुत ज़्यादा गर्मी से लोग व्याकुल होते थे, उस समय क्या होता था कि अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। वो अपने घर के आंगन में इतनी उमस भरी गर्मी में भी अपने आंगन में जा कर के वो आसन बिछा करके और बैठ जाते। और गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, कुछ लोग और आ जाते। खजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। खजड़ियाँ बजने लगती। करताल मतलब हाथों से ताली बजाने लगते लोग बाग। कर मतलब हाथ, ताल मतलब ताली। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते। उनकी प्रेमी मंडली उसे दुहराती तिहराती। उसके पीछे पीछे उनकी जो मंडली बैठी हुई थी वो गाने लगती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि
कि बीच में खजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। उत्कर्ष मतलब श्रेष्ठ चीज, जो श्रेष्ठम साधना थी वो उस दिन देखी गई। उन इकलौता बेटा था, वह इकलौता बेटा था बाल गोविंद भगत का। कुछ सुस्त और बोदा सा मतलब मंद बुद्धि, कुछ कम दिमाग वाला, वह सुस्त सा रहता था और कम दिमाग वाला था। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ज़्यादा ही नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। साध मतलब बड़ी इच्छा से, बड़े चाव से उन्होंने उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी सुभग और सुशील मिली थी। सुभग मतलब सुंदर और सुशील मतलब कामकाज करने वाली, शालीन। तो पतोहू बड़ी सुंदर थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। प्रबंधिका मतलब पूरी व्यवस्थापिका वही बन गई थी। पूरी व्यवस्था उसने अपने हाथ में ले ली थी और बाल गोविंद भगत को अपने घर के कामकाज से उन्होंने निवृत्त कर दिया था, मतलब मुक्त कर दिया था। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत। किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। जब किसी की मौत हो जाती है तो सभी लोग उधर अपने आप ही बढ़ जाते हैं। तो मौत जो है वो अपने आप लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। तो इसी प्रकार उस समय हुआ। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया है। कुतूहलवश उनके घर गए। कुतूहलवश मतलब उत्सुकता में हम उनके घर चले गए। कौन? लेखक कह रहा है। देखकर दंग रह गए। क्या देखा उन्होंने? कि बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर वह एक सफेद कपड़े से ढक रखा है। क्या कर रखा था बाल गोविंद भगत ने? कि बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटा दिया था और उसे सफेद कपड़े से ढक दिया था। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते थे। रोपते मतलब उगाते रहते थे अपने घर में। उन फूल में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए। फूल और तुलसी दल भी, तुलसी दल मतलब तुलसी के पत्ते भी उसके ऊपर डाल दिए। सिरहाने एक चिराग जलाकर रख दिया और सिरहाने पर एक चिराग जलाकर रख दिया। और ऐसा तो सभी करते हैं कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसको बैठ कर से ज़मीन पर ले आते हैं और ज़मीन पर उसको नीचे लेटा करके इसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा डाल देते हैं और सिरहाने पर एक चिराग जलाकर रख देते हैं। ऐसा तो हिंदू धर्म में होता ही है। लेकिन अजीब क्या था इसमें, कुछ वो बताने जा रहे हैं। और उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे थे। नया क्या था इसमें कि वहाँ पर आसन जमाकर रोने धोने की जगह क्या कर रहे थे? वो गीत गा रहे थे। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही थी। घर में उनकी पुत्रवधू रो रही थी, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही थी। किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। क्या कहते? कहते कि अरे भाई रो मत, ये रोने का समय नहीं है, तुम भी मेरी तरह उत्सव मनाओ। क्यों? क्योंकि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली है। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात हो सकती है? मैं कभी कभी सोचता, मैं कौन? लेखक। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए हैं, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे हैं उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वो बड़े विश्वास के साथ कह रहे थे कि ये तो आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है, तुम रो क्यों रहे हो? वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया। क्रियाकर्म बिल्कुल साधारण तरीके से कर दिया। पतोहू से ही आग दिलाई उसकी। और क्या करा? हिंदू धर्म में स्त्रियां जो है वो गंगा घाट तक नहीं जाती हैं और अग्नि तो बिल्कुल ही नहीं देती हैं। लेकिन उन्होंने क्या कराया? पतोहू से, जो उनकी पुत्र वधू थी, उसी से अपने बेटे को अग्नि दिलवाई, उसकी चिता को अग्नि दिलवाई। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। और जैसे ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई तो उन्होंने अपनी पुत्र वधू के भाई को बुलाया और बुलाकर कहा कि इसको साथ ले जाओ। यह आदेश
देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। और क्या कहा कि ये विधवा हो गई है और इस विधवा का दूसरा विवाह कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। और इधर पतोहू क्या कह रही थी, बार बार वो रो रही थी और कह रही थी कि मुझे अपने से अलग मत करो, क्योंकि आप बूढ़े हो चुके हो। अब तो मेरे सिवा आपका कोई नहीं है, आपका बेटा भी मर चुका और मैं भी अगर चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपकी सेवा कौन करेगा, कौन देखेगा आपको, कोई पानी देने वाला भी नहीं होगा। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यही थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी क्या करती, चली गई। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितनी संत समागम और लोक दर्शन पर। स्नान करने के लिए गंगा स्नान पे तो उनकी इतनी आस्था नहीं थी, इतना विश्वास नहीं था, बल्कि उनके गंगा स्नान पर तो उनकी इतनी आस्था नहीं थी, लेकिन संत समागम मतलब संतों के का साथ, उनके साथ जाने में और लोक दर्शन में। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक। अब जो साधु होता है वो किसी से सहायता तो लेता नहीं है, किसी का सहारा लेकर नहीं चलता, तो वो अपने आप को साधु मानते थे, इसलिए किसी का सहारा नहीं लेते थे। और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे, और अपने आप को गृहस्थ भी कहते थे वो कि मैं गृहस्थ हूँ, इसलिए वो भिक्षा भी नहीं मांग सकते थे। तो इसलिए अतः घर से खाकर ही चलते और फिर घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते, गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी उपवास मतलब व्रत में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया, किंतु टेक वही जवानी वाली। टेक मतलब गाने की जो रफ्तार थी, गाने का जो तरीका था, वही जैसे पहले था। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत को छोड़ने वाले नहीं थे। जैसे पहले करा करते थे कि सुबह नहाने जाना है, फिर आकर के अपने गीत गाने हैं, तो ऐसे ही वो अब भी करते थे। वही दोनों जून गीत, स्नान, संध्या, खेती बाड़ी देखना दिन दिन छीजने लगे। छीजने मतलब बीतने लगे, एक एक दिन करके बीतने लगा। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। भोर मतलब सुबह सुबह लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। पंजर मतलब अस्थि पंजर, यानी कि बाल गोविंद भगत अब चले गए थे, शांत हो गए थे। तो बच्चों, कैसी लगी आपको मेरी ये पंक्तिबद्ध बाल गोविंद भगत की व्याख्या? आशा करती हूँ समझ में ज़रूर आई होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। और अगर कुछ आपको क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।